हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास आपके लिए। और इसमें डेज के ऊपर बात करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे, प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, गेम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में बात करूंगी। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, जो हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी डे हम तब अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाते हैं जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की उसको मंजूरी मिल जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 2000 में ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। और इस बार की थीम क्या ली गई है? तो थीम ली गई है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। क्लियर? अच्छा, भारत में हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो उस याद में हम हर साल 9 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। देखिए, बात करेंगे विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे के बारे में, जिसको हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा डिसाइड किया गया कि दुनिया में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए, उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उनको भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और उनकी जाति के आधार पर संरक्षण प्रदान करने के लिए ये दिन मनाया जाएगा। भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो आर्टिकल नंबर 29 है, 30 है, 350A और 350B आपको अल्पसंख्यकों से संबंधित मिलेगा। उनके अधिकारों से, उनके संरक्षण से संबंधित ये आर्टिकल्स भारत के संविधान में लिखे गए हैं। क्लियर? अच्छा, साथ में ही हमें पता होना चाहिए कि विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा डिसाइड किया गया था। कब डिसाइड किया गया था? तो 1973 में डिसाइड किया गया था। क्लियर? अच्छा, थीम क्या ली गई है? तो अरबिक द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड आर्ट्स। इस थीम के साथ ये हम दिन मना रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर 18 दिसंबर को। गोवा मुक्ति दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि गोवा की स्वतंत्रता का दिन है। गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। 1510 को याद करेंगे, हिस्ट्री को थोड़ा खंगालते हैं। तो 1510 का टाइम पीरियड था जब पुर्तगालियों के द्वारा भारत के गोवा, दमन दीव, दादरा और नागर जो हवेली है वहां पर इनको उपनिवेश बनाया गया, यानी यहाँ पर शासन किया गया। 1947 में भारत आजाद हो जाता है, लेकिन फिर भी गोवा आजाद नहीं हो पाता है। 450 सालों के उपनिवेश के बाद गोवा आजाद कब होता है? 19 दिसंबर को आजाद होता है, 1961 में। जिसकी वजह से ही गोवा का मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके लिए भारतीय सेना के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय अभियान। और इस ऑपरेशन के तहत ही गोवा को आजादी मिली थी, ये बात समझ लेंगे। अच्छा, साथ में हमें ये बात भी पता होना चाहिए कि 30 मई को हम गोवा का स्थापना दिवस मनाते हैं, यानी कि दमन दीव से अलग होकर गोवा एक सेपरेट, एक स्टेट के रूप में सामने आया था। तो इस वजह से गोवा का स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे हम कब मनाते हैं? याद रखेंगे, 30 मई को मनाते हैं, क्योंकि 30 मई 1987 को ही गोवा दमन और दीव से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट के रूप में सामने आया था। आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे सुशासन सप्ताह के बारे में। गुड गवर्नेंस वीक हमने मनाया है 19 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में। अच्छा, हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनका बर्थडे कब आता है? 25 दिसंबर को आता है। तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया था कि उनके बर्थ डेट को, यानी कि उनके जन्म दिवस को, जो 25 दिसंबर को आता है, उसको हर साल सुशासन डे के रूप में मनाएंगे, यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाएंगे। अच्छा, इस बार हमने 19 से लेकर 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक मनाया है। ये तीसरा संस्करण है, क्योंकि 2021 में भारत ने ये डिसाइड किया था कि हम ये इस तरीके से कोई दिन या सप्ताह मनाएंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। और 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाएगा। क्लियर? देखो, भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस या नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये हैं कौन? ये हैं रामानुजन।
श्रीनिवास रामानुजन, जो भारत के ग्रेट मैथमेटिशियन या फिर जो गणितज्ञ कह सकते हैं वो थे। इनके बर्थ डेट को ही राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सन 2012 में भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है, जब इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी भारत मना रहा था, उस समय पर इनके द्वारा घोषणा करी गई कि हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा। क्लियर। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1887 में तमिलनाडु के इरोड में, जो उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इनके द्वारा गणित से रिलेटेड बहुत सारा काम किया गया और भारत के ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो के लिए जो चुने गए थे। तो ये थोड़ी सी जानकारी है श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, जिसको हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी को ही राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हर साल कब आता है? तो हर साल 23 दिसंबर को आता है। किसान परिवार से जुड़े हुए थे, किसानों की समस्याओं को समझते थे, किसानों से रिलेट कर पाते थे, किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था, जिसकी वजह से ही इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। ये 5 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। कब से कब तक? तो 1979 से लेकर 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने देश की सेवा करी थी, 5वें प्रधानमंत्री के रूप में। ओके, 5वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भारत की सेवा करी थी, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और इस बार की थीम क्या थी? तो सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। ओके, इस थीम के साथ हमने राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे किसानों से संबंधित जो भारत में योजनाएं प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, वो देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको दिख रही हैं। पीएम किसान, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस तरीके की ये सारी योजनाएं हैं जो किसानों के डेवलपमेंट से, उनके विकास से संबंधित हैं। आइए नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ताओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बात करेंगे, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जिसके तहत हर एक उपभोक्ता को अधिकार है कि अगर वो कोई उत्पाद खरीदता है तो उससे रिलेटेड वो सारी जानकारी ले सके, और अगर उत्पाद में कुछ कमियां निकलती हैं तो उसके लिए वो शिकायत भी दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, हमने डेज के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को। डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को, और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, इस बात को समझ लेंगे। इन्होंने क्या काम किया जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया है? तो रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड की सफलता में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया? तो 24 नवंबर को दिया गया है, 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट चर्चा करेंगे काशी तमिल संगमम 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया है? काफी ज्यादा सुर्खियों में था ये। काशी तमिल संगमम 2.0 का आयोजन किया गया है वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। अच्छा, इसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किया उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखो, आईआईटी मद्रास और जो हमारा बीएचयू है यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उनके छात्रों ने भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तमिल संगमम स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करी गई, जो सप्ताह में एक बार चलेगा काशी से कन्याकुमारी के बीच में। ओके, तो इसका भी उद्घाटन किया गया। और इसके अलावा एआई टेक्निक के जो छात्र आए थे मद्रास, आईआईटी मद्रास से, उनसे भी ये रूबरू हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये याद रखेंगे, काशी तमिल संगमम 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वाराणसी में किया गया है, इस बात को जरूर याद रख लेना। भाषिनी एआई किससे संबंधित है? तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, भाषिनी एआई संबंधित है भाषा अनुवाद से। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। हम सबको अच्छे से पता है कि एआई का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल हो रहा है आज की आधुनिक तकनीक में, लैंग्वेज से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए। तो एक तरीके से सॉफ्टवेयर भाषिनी क्या है? एक तरीके से उपकरण है जो भाषा का अनुवाद करेगा। विभिन्न तरीके की जो भारतीय भाषाएं हैं उनका एक दूसरे में अनुवाद करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो
तो इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एआई संचालित एक उपकरण है भाषिनी, इसका उपयोग किया है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सुनो, भारत के साथ साथ ही श्रीलंका और भूटान के भी राजदूत बनेंगे, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। तो भारत में इजराइल के लिए नए राजदूत बने हैं रूवेन अजार। क्या नाम है? रूवेन अजार। और ये भी याद रख लेंगे कि भूटान और श्रीलंका के लिए भी ये राजदूत बनाए गए हैं इजराइल की तरफ से। ओके, नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर वेद महामंदिर कहाँ बना, इस मंदिर का कहाँ पर अनावरण किया गया है। तो अभी जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस गए थे, तो उसी समय इन्होंने वाराणसी में ही स्वर वेद महामंदिर का अनावरण किया। ये एक तरीके का ध्यान केंद्र है, 7 मंजिली इमारत है। ये आधुनिक और पुरानी जो तकनीक है उससे बनी हुई है, यानी आपको यहाँ पर मिश्रित संस्कृति देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर 20,000 भक्त बैठकर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे। कहाँ पर? तो वाराणसी के उमाराहा में। ओके, 18 दिसंबर को उद्घाटन किया गया है इस मंदिर का। नेक्स्ट बात करेंगे, सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट भारत में कहाँ पर लॉन्च करी गई है। सोलर पावर यानी कि ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करके इसको चलाया जा रहा है। सबसे तेज बोट है चलने वाली भारत में। और इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरला में। कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरला में। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, राजस्थान को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। ओके, तो देखो, विजय हजारे ट्रॉफी है ये, और विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार जीता गया है राजस्थान को हराकर हरियाणा के द्वारा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। ओके, कहाँ पर खेला गया था? तो राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया था। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 जीत लिया है। तो देखो, अंडर 19 एशिया कप 2023 का ये जो खिताब है ये जीता है बांग्लादेश ने। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं आशिकुर रहमान, इनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों दिया गया है। क्लियर? अच्छा, इन्होंने इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने जो है हराया है यूएई को। कितने रनों से हराया? तो 195 रनों से हराकर ये खिताब जीता है। क्लियर? अच्छा, ये मैच कहाँ पर खेला गया है? तो दुबई में खेला गया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई अंडर 19 एशिया कप 2023 के बारे में, जो यूएई में खेला गया। 195 रनों से जीता गया बांग्लादेश के द्वारा। किसे हराकर? तो यूएई को हराकर ही ये जीता गया है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारियों को कहां पर गोल्डन आउल सम्मान दिया गया है। तो देखो, भारतीय सेना से संबंधित, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना से संबंधित ये 3 अधिकारी हैं जो श्रीलंका में प्रशिक्षण ले रहे थे। और इसी के दौरान इनको वहां के जो विक्रम रानिल सिंघे हैं, वहां के राष्ट्रपति है, उनके द्वारा गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। इनके नाम क्या है? तो देखो, विंग कमांडर सुमित महाजन है जो वायुसेना से संबंधित है, मेजर रोहित है जो सेना से संबंधित है, और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा है जो नौसेना से संबंधित है। तीनों को सम्मानित किया गया है गोल्डन आउल सम्मान से। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, श्रीलंका में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इन्हें अभी हमने पढ़ा इनके बारे में, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को सम्मानित किया गया है ग्लोबल आइकन पुरस्कार के ग्लोबल आइकन पुरस्कार से। ठीक है, 21 से 24 नवंबर के बीच में। आइए नेक्स्ट बात करेंगे, फिनलैंड के द्वारा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान किस देश के एनजीओ को दिया गया है। यह एक एनजीओ है जो लिंग समानता के ऊपर यानी जेंडर इक्वलिटी के ऊपर काम कर रहा है। अफगानिस्तान का एनजीओ है और इसलिए इसको सम्मानित किया गया है 2023 के लिए फिनलैंड के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता सम्मान से। ओके, नेक्स्ट हम 2023 का आईटीएफ विश्व चैंपियन खिताब किसने जीता है। आईटीएफ विश्व चैंपियन खिताब किसने जीता है 2023 का? तो याद रख लेंगे इनका नाम, नोवाक जोकोविच और सरबालेंका। नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार जीता है और आर्यना सबालेंका है, इनका ये पहली बार जीता हुआ खिताब है, आईटीएफ विश्व चैंपियन खिताब। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूनिट रॉयट की गवर्निंग काउंसिल के लिए किसका चयन किया गया है। तो ये भारत से बिलोंग करती हैं, इनका नाम है उमा शेखर। तो इनको चुना गया है
अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसके लिए चुना गया है इटली के रोम में उमा शेखर को, जो भारत से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 59 वोटों में से 45 वोट इनको मिले। देखिए, AIFF की एलिट 3 स्टार रेटिंग किस अकादमी को दी गई है? ओके, तो फुटबॉल की अकेडमी है ये, इसका नाम है जिंक फुटबॉल एकेडमी। इसको AIFF की एलिट 3 स्टार रेटिंग दे दी गई है। और इसमें आप देखेंगे तो जो अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 के जो खिलाड़ी हैं वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भूटान ने किस सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर हरित शहर की योजना की शुरुआत करी है? भूटान के बारे में बात कर रहे हैं। तो भूटान की जो सीमा है वो भारत से मिलती है, जैसा कि हम सबको पता है, चाइना से मिलती है, तिब्बत से मिलती है। लेकिन भूटान जो काम कर रहा है, नेपाल से मिलती है। तो भूटान जो काम कर रहा है, जो अपनी सीमा बना रहा है, 1000 वर्ग किलोमीटर का हरित शहर जो बना रहा है, वो आसाम की सीमा पर बना रहा है। और भूटान का ये है कि भारत और भूटान के बीच में एक रेलवे मार्ग भी बनाई जा रही है। इस रेलवे मार्ग से भूटान जो है भारत के पश्चिम बंगाल, आसाम से होता हुआ बांग्लादेश और सिंगापुर के जो इलाके हैं वहां से भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है। क्लियर, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने धूम मचा दी है और पहले स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी हुए हैं और इसमें हरियाणा का जो स्टेट है, हरियाणा स्टेट ने धूम मचा दी है। और हरियाणा के अगर आप मेडल्स देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सिर्फ हरियाणा को 40 गोल्ड और 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल मिला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। तो हरियाणा किस नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए NHAI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यानी अगर आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, गाड़ी में कुछ परेशानी आ जाती है, मेडिकल कोई सुविधा चाहिए, तो इस ऐप के माध्यम से आप सुविधाएं ले सकते हैं। इस ऐप का नाम क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस ऐप का नाम है ERS मोबाइल ऐप। क्या नाम है? ERS मोबाइल ऐप। अच्छा, जो हमारे नेशनल हाईवे हैं वहां के लिए ये सुविधाएं पहले काम करेंगी। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं ERS का। तो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, यानी कि जब आप इमरजेंसी में फंसे हुए हैं इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर, तो आपका इस ऐप के माध्यम से मदद करेगा NHAI। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गए हैं और ये कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के गेंदबाज हैं ये, और इनको KRR ने खरीदा है IPL के लिए। IPL 2024 जो दुबई में होने वाला है। तो इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है मिचेल स्टार्क। क्या नाम है? मिचेल स्टार्क। अच्छा, इनकी बोली कितने की लगी है KKR के द्वारा? तो KKR के द्वारा इनकी बोली लगाई गई है 24.75 करोड़ रुपए में, 24.75 करोड़। गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो, 29 नंबर का कोलकाता फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए जा रहे थे, उसी के दौरान गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार दिया गया है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। चिल्ड्रन ऑफ नोबडी एक इजरायली मूवी है और इजराइल की सच्ची कहानी पर आधारित एक मूवी बनाई गई है, और इसमें 51 लाख रुपए का नगद, जो नगद पुरस्कार है वो दिया जाता है, नगद के रूप में दिया जाता है 51 लाख रुपए। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाला पहला भारतीय एयरलाइन बन गया है और इसने रिकॉर्ड बनाया है। और जो एयरलाइंस है उनके उनकी जो भारत में जितनी भी एयरलाइंस चल रही हैं उसमें शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। इसका नाम है इंडिगो। तो इंडिगो ने 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया है एक कैलेंडर वर्ष में, यानी कि एक साल के भीतर। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, जो क्रिकेट से संबंधित है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के क्रिकेट से संबंधित है और इसमें जो मुंबई टीम है उसको किसने खरीद लिया है, या जो मुंबई टीम है उसके मालिक कौन है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा मुंबई टीम को खरीदा गया, यानी कि ये इसके मालिक बन गए हैं। साथ में इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी? तो कुल 6 टीमें इसमें भाग लेंगी, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कलकत्ता और श्रीनगर। ओके, जिसमें से बेंगलुरु और जो हमारा जो श्रीनगर है इसको ऑलरेडी इसको खरीद लिया गया, यानी कि इसके जो मालिक है वो बन गए अक्षय कुमार श्रीनगर के, और ऋतिक रोशन बेंगलुरु टीम के जो मालिक हैं वो बन चुके हैं।
19 मुकाबला होगा, 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। T10 क्रिकेट टूर्नामेंट इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? T10 क्रिकेट टूर्नामेंट। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स और विनिंग मिडिल इंडिया, ये दो पुस्तकें हैं और इन दो पुस्तकों को संयुक्त रूप से घोषित किया गया है, संयुक्त रूप से इनको विजेता बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार के लिए। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार के लिए इन दो पुस्तकों को क्या बनाया गया है? संयुक्त रूप से विजेता बनाया गया है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स और विनिंग मिडिल इंडिया, इन दोनों का नाम है, इस बात को समझ लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब ये बुक्स किसने लिखी है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया और द विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को संयुक्त विजेता के रूप में चुना गया है। यानी कि एक में जो आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया, आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, और दूसरे में एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया गया है, उनकी कहानी के बारे में बताया गया है। इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखो, महाभारत कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। उससे रिलेट करके इसको समझना। तो हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था 2023 के लिए। और इस महोत्सव के दौरान जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ये सारे शामिल हुए थे। और 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ये इवेंट चला। नेक्स्ट बात करेंगे, WHO ने किस बीमारी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को मान्यता दे दी है। 2 से 6 साल तक की उम्र वाले बच्चों को ये प्रभावित करता है। जो अफ्रीका वाला एरिया है, वहाँ उष्णकटिबंधीय वाला जो एरिया है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इस डिजीज का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है नोमा। क्या नाम है? नोमा। हमने ये सारी बात समझ ली। 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक रोग है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वाला जो क्षेत्र आता है उसमें। भारतीय रेलवे परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय अकादमी को परिवर्तित कर क्या नाम दिया गया? यानी कि जो भारतीय रेलवे परिसंपत्तियां हैं इनका नाम बदल दिया गया है। ओके, अब इनका नाम क्या रख दिया गया है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनका नाम रख दिया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्या नाम रख दिया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। अच्छा, अब आप इसमें देखेंगे कि रेलवे से संबंधित जो प्रयोगशालाएं हैं, छात्रावास, अतिथि गृह, सभागार, सुरक्षा सुविधाएं, खेल सुविधाएं इसमें शामिल करी गई हैं। ओके, अच्छा, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1992 में बड़ोदरा में। क्लियर? इस सेशन में इतना ही। आई होप कि ये जो हफ्ते वाला आपको जो करंट अफेयर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पे भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। मेरे चैनल पर भी बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट और आपके प्यार की बेइंतहा जरूरत है। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही और आगे बढ़ते रहिए। कोशिश है कि कल से जो रेगुलर डेली करंट अफेयर की क्लास होती है वो जरूर आ जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।